स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे बारे में अगर तो मैं पॉलिटिकल साइंस से एमए मैंने किया है, साथ ही मैंने बीएड भी किया है और मैं सीसेट क्वालिफाइड हूं। मेरा खुद का कोचिंग क्लास चलता है कृष्णा पाथवे के नाम से, और शिक्षा के क्षेत्र में लगभग मुझे 4 से 5 वर्षों का अनुभव भी प्राप्त हो चुका है। तो चलिए हम लोग आगे, आज का जो विषय है वो है क्लास 10th का सिविक्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए कहीं ना कहीं सिविक्स। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप सत्ता की साझेदारी पहले चैप्टर को अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पूरा सिविक्स, पूरा क्लास 10th का पूरा सिविक का बुक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है। और इससे पहले मैंने क्लास 10th का ही जियोग्राफी का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में विस्तार से पढ़ाया है और मैं अपलोड कर दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को भी देख लें। ठीक है, चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो बेल्जियम समुदाय के बारे में पढ़ेंगे, श्रीलंका समुदाय के पढ़ेंगे और बेल्जियम तथा श्रीलंका की साझेदारी को समझेंगे। भारत में भी इसका प्रभाव को देखेंगे और शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का किस प्रकार से बंटवारा होता है यह हम लोग समझेंगे, जो कि हम लोग का प्रमुख चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है सत्ता की साझेदारी होता क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा कि सत्ता की साझेदारी सर होता क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मैं समझा पाऊंगा। चलिए देखते हैं। जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, फिर से समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब किसी शासन व्यवस्था में, शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, सरकार की शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह का मतलब है वह राज्य का, वह राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति का समुदाय की भागीदारी हो। ठीक है, क्या हो, शासन में भागीदारी हो तो उसे सत्ता की साझेदारी करते हैं। मतलब इसमें एक व्यक्ति का वर्चस्व ना हो। ठीक है, प्रत्येक समुदाय का, प्रत्येक समाज के लोगों का इसमें भागीदारी ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र का मूल मंत्र है क्या, सत्ता की साझेदारी। अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं होगा, फिर वो राजतंत्र हो जाएगा। मतलब एक ही परिवार, एक ही सदस्य क्या होंगे, सत्ता में जमे रहेंगे, तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट्स करते रहिएगा। ठीक है, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिक को इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीके के बारे में उनसे सलाह ली जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है समझिएगा, हर हिस्से भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है। ठीक है, किस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीके में के बारे में उससे सलाह ली जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार का जो मन किया वो कर रहे। ठीक है, आप सरकार है, मैंने माना, आप राज्य के, राष्ट्र के प्रमुख हैं, मैंने माना, लेकिन ऐसा नहीं कि आप प्रमुख हैं तो आप का जो भी आप कानून बनाएंगे, जो भी आप रूल रेगुलेशन बनाएंगे उसको जनता मान लेगी। ठीक है, तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि शासन के तरीकों में,
शासन के तरीकों में क्या हो, जनता से सलाह लेना ही लोकतंत्र कहलाता है, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं, हम लोग ये तो समझ गए कि सत्ता का साझेदारी होता क्या है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सत्ता का साझेदारी क्या होता है, तो आप आसान शब्दों में, आसान भाषा में बोलेंगे, जब किसी, देखिए क्या बोल रहे हैं, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती हो तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। एकदम आसान भाषा में कहना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बेल्जियम की कहानी क्या थी और क्या स्थिति था। थोड़ा बेल्जियम को हम लोग समझने से पहले उसे देख लेते हैं कि वास्तविक में बेल्जियम कहाँ पे है। तो देखिए यह वर्ल्ड मैप है, यह पूरे विश्व का मैप है जिसमें बेल्जियम आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा, ठीक है। मैं देखिए यह है बेल्जियम, ठीक है, ये छोटा सा द्वीप है बेल्जियम यह, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बेल्जियम को हम लोग समझ गए कि यह बेल्जियम कहाँ पे है, तो बेल्जियम यहाँ पे है। अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। बेल्जियम जो कि यूरोप के महाद्वीप का सबसे छोटा भाग है, ठीक है। यूरोप के आपसे पूछा कि बेल्जियम किसका भाग है, तो यूरोप का भाग है। हरियाणा राज्य से भी छोटा है, याद देखिए, देखिए कितना जरूरी है दोस्तों, और कितना मतलब तुलना आप कर सकते हैं कि हमारे भारत का हरियाणा राज्य से भी छोटा जगह है, कहाँ, बेल्जियम। इसकी सीमा कहाँ कहाँ लगती है, तो फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग में लगती है, ठीक है। यह 4 देशों से सीमा झांसा कर दी, कौन सा, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी व लग्जमबर्ग। आबादी इसकी कितनी है, तो 1 करोड़ से भी अधिक, वो हरियाणा की आबादी से आधा है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या स्थिति है, तो जातीय बनावट के जटिल है, ठीक है। यही जातीय बनावट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी आवश्यकता ही पड़ा, यह समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, ठीक है, बेल्जियम समुदाय के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये आप देख रहे होंगे, ऊपर में येलो है और नीचे में रेड है, ठीक है। यह येलो और रेड मैप में हमें क्या बताने का प्रयास कर रहा है, उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग को अच्छा सा दिख नहीं पा रहा है, लेकिन मैं बोलते जाता हूँ, आप समझते जाइएगा, ठीक है। देखिए अब जो ऊपर में जो रेड है, यह फ्लेमिंग इलाका है, ठीक है। फ्लेमिश इलाका है जहाँ पे 59% डच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भाषा के आधार पर बंटवारा होगा, याद रखिएगा। कहाँ पे, बेल्जियम की मैं कहानी बता रहा हूँ। जो येलो वाला क्षेत्र है, जो यहाँ पे येलो वाला क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो ये डच है, में डच भाषा यहाँ 59% बोली जाती है। वो बोलिनिया इलाका में 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। शेष 1% लोग क्या बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं, याद इम्पोर्टेंट है। 59% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। 40 और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, व 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। अब तो ये तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब उलट फिर देखिए कहाँ पे होता है। पूरे देश का मैं बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे इस देश की राजधानी है ब्रुसेल, क्या है, ब्रुसेल, यहाँ पे 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच, और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अब देखिए पूरे पूरे बेल्जियम में 59% लोग डच बोलते हैं, लेकिन वही सिर्फ एक राजधानी में ब्रुसेल में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। अब यहाँ राजधानी में जो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, यह राजधानी में ही अधिक काम होता है। देश का सारा भागदौड़ राजधानी में ही होता है, और यह 80% लोग जो हैं, यह बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। तो यह लोग क्या है, बड़े बड़े पदों पे हैं, और ये लोग हैं कि 80% लोग हैं जो 20% वाले को दबाने का प्रयास करते हैं। समझेंगे आगे हम लोग। देखिए अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा ताकतवर, समृद्ध थे। देखिए जब मैंने बताया, क्या बताया,
कि यह क्या थे, सब पैसे वाले थे, उच्च पद पे थे। ठीक है, डच भाषा लोग इस बात से नाराज थे। ठीक है, 1950 से 60 तक समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। ब्रुसेल्स में तनाव ज़्यादा दिखने लगा। कहाँ दिखने लगा? ब्रुसेल में, मतलब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में, क्योंकि ब्रुसेल में ही ना ज़्यादा भेदभाव था। बाकी सब जगह तो नॉर्मल था, लेकिन ब्रुसेल में ही तो भेदभाव पूरी तरह से हो रही थी। तो ब्रुसेल में क्या होने लगा, 1950 से 60 के दशक में क्या होने लगा, तो थोड़ा सा तनाव बढ़ने लगा। ठीक है, अब बेल्जियम की साझेदारी को समझते हैं कि जब तनाव बढ़ने लगा तो वहाँ की सरकार क्या उपाय निकालें। तो बेल्जियम के नेता ने क्षेत्रीय अंतर तथा संस्कृति विविधताओं को स्वीकार किया। किसने किया? बेल्जियम के जो नेता थे, लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, क्षेत्रीय अंतर को, जो क्षेत्र थे डच, जो कुछ डच बोलते थे कुछ क्षेत्र में जर्मन बोलते थे, उन सभी क्षेत्रों के अंतर को देखा, वह संस्कृति विविधताओं को स्वीकार किया। अर्थात 1970 से 1993 के बीच उन्होंने 4 बार संविधान में संशोधन किया। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेल्जियम में सामुदायिक भाषाओं के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि कितने बार संविधान में संशोधन किया गया, तो 4 बार संविधान में संशोधन किया गया। संशोधन इसलिए किया गया ताकि देश के सभी लोग मिलजुल कर रह सके। देखिए, यही है सत्ता की साझेदारी। इम्पोर्टेंट है। संशोधन इसलिए किया गया ताकि देश में मिलजुल कर रह सकें और यहाँ पे क्या हो सकते हैं, भेदभाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। ठीक है, बेल्जियम द्वारा अपनाया गया मॉडल इम्पोर्टेंट है। अब बेल्जियम क्या अपनाया जिसके कारण बेल्जियम में शांति बना रहा? तो केंद्र सरकार में डच तथा फ्रेंच भाषाओं की मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने देखा कि ब्रेसल राजधानी में जो फ्रेंच भाषा 80% लोग थे, लेकिन यहाँ की सरकार ने क्या की, यह बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा काम सरकार के द्वारा किया गया कि चाहे भाषा के आधार पर जो भी हो, लेकिन सत्ता में क्या किया गया, फ्रेंच और डच दोनों को क्या किया गया, फ्रेंच और डच दोनों की मंत्रियों की संख्या क्या कर दी गई, समान कर दी गई। विशेष कानून तभी बन सकते थे जब दोनों समूहों के सांसद का बहुमत हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम झगड़ा खत्म हो गया, भेदभाव पूरी तरह से नष्ट हो गया। दोनों को मंत्रिमंडल में समान भी मिल गई। और उसके बाद क्या हुआ कि जब कोई कानून देश के लिए बनाया जाएगा, राज्य के लिए बनाया जाएगा, तो इसमें दोनों समूहों के सांसदों का बहुमत होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि एक समुदाय के लोग क्या कर दिए हैं, कानून को पेश कर दिए, कानून को बहाल कर दिए, ऐसा नहीं है। दोनों को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए, केंद्र सरकार की सारी शक्ति देश के 2 इलाकों को क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। केंद्र व राज्य के अलावा तीसरे स्तर की भी सरकार भी थी। ठीक है, अब चलिए, इतना तो हम लोग समझ गए कि बेल्जियम की समस्या समाधान, बेल्जियम में समस्या उत्पन्न हुई, लेकिन समस्या उत्पन्न होने के अच्छी तरह से पहले वहाँ की सरकार इस उठाई कदम कि वहाँ पे शांति व्यवस्था बन गया। लेकिन अब हम लोग देखेंगे श्रीलंका की स्थिति। श्रीलंका में क्या हुआ? तो श्रीलंका एक दक्षिण एशिया में एक छोटा देश है। उससे पहले मैं दिखा दूँ आपको श्रीलंका का मैप, शायद, हाँ, यहाँ पे श्रीलंका, ये देखिए, ये श्रीलंका, ये जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आपको दिख रहा होगा, ये श्रीलंका है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो आप कलर देख रहे हैं, ये सब, ये क्या किया है गया, ये भाषा के आधार पर ये सब कलर है। कितने क्षेत्र में लोग कुछ अलग बोलते हैं, यहाँ कुछ बोलते हैं, यहाँ कुछ बोलते हैं, ऐसा ऐसा। चलिए हम लोग इन सब चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब देखिए, श्रीलंका दक्षिण एशिया में एक छोटा देश है। ठीक है, इसकी आबादी 2 करोड़ है। ठीक है,
बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ के आसपास थी यहाँ, और इसकी आबादी 2 करोड़ है। ये सब याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको फंसा सकता है, ठीक है, एमसीक्यू में। यहाँ भी जातीय समूह मौजूद, सिंघली और तमिल, ठीक है। क्या थी? यहाँ भी जातीय समूह मौजूद थी, एक सिंघली थी और एक तमिल थी, ठीक है। सिंघली मूल निवासी थी। सिंघली क्या थी? सिंघली श्रीलंका की मूल निवासी थी। लेकिन जो तमिल थे, यह क्या थे? तमिल भारत से आए लोग थे, ठीक है। ये तमिल कौन थे? तो भारत से आए लोग थे, मतलब जो भारत से गए थे वो सब बस गए थे, वो सब तमिल लोग कहेंगे, ठीक है। अब सिंघली का कितना प्रतिशत बोलबाला था ये सब देखते हैं। सिंघली का 74% बोलबाला सिंघली का था, वो 18% आपको तमिल का था। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, अगर बेल्जियम को आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं तो यहाँ भी आप समझ गए होंगे कि यहाँ श्रीलंका में किसका बोलबाला अधिक होगा। ऑब्वियसली है सिंघली का होगा, क्योंकि इसका मात्रा अधिक है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे है तमिल। श्रीलंका मूल भारत था, ठीक है। तमिल जो था वो तमिल श्रीलंका मूल भारत था, और तमिल मुख्य रूप से उत्तर एवं पूर्वी प्रांत में बसे थे, ठीक है। सिंघली बौद्ध धर्म को मानते थे। सिंघली जो थे वो कौन थे? तो सिंघली बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। तमिल हिंदू तथा मुस्लिम धर्म को मानते थे। तमिल जो थे वो हिंदू और मुस्लिम धर्म को मानते, क्योंकि तमिल लोग जो गए थे वो कौन थे? वो भारतीय थे, तो जाहिर सी बात है कि वो हिंदू या मुस्लिम होंगे। और ये सिंघली थे जो बौद्ध धर्म थे, जो क्योंकि वहाँ के मूल निवासी थे, कहाँ के? श्रीलंका के। 7% लोग जो थे वो क्या थे? तो ईसाई सिंघली थे और तमिल दोनों भाषाओं को मानते थे, ठीक है। 74% लोग सिर्फ सिंघली थे, 18% लोग तमिल थे, और 7% लोग जो थे वो दोनों को मानते थे। ईसाई सिंघली को भी मानते थे और तमिल भाषा को भी मानते थे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये मैप को हम लोग समझ गए कि श्रीलंका के मैप को। अब देखते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यवाद क्या हुआ था श्रीलंका में। तो श्रीलंका की स्वतंत्रता कब हुई थी? तो 1948 में। यहाँ सिंघली समुदाय का दबदबा था, ठीक है। 1956 में एक कानून बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया? 1956 में। डेट याद रखिएगा, साल याद रखिएगा बाबू, नहीं तो फंस जाइएगा एग्जाम में। जिसके तहत सिंघली भाषा को एकमात्र राज्य भाषा घोषित किया गया। अब देखिए यहाँ पे भेदभाव हुआ। बेल्जियम में भेदभाव हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? भेदभाव हो गया। 74% भाषा बोलने वाले सिंघली, इसको क्या कर दिया गया? राज्य भाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है। सरकारी नौकरी में सिंघली लोगों को प्राथमिकता दी गई। देखिए पूरी तरह से भेदभाव यहाँ हो रहा है श्रीलंका में। फिर क्या हुआ? सरकार ने बौद्ध धर्म को संरक्षण देना शुरू कर दिया। मतलब बौद्ध धर्म जो मानते थे, जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म कौन मानते थे? सिंघली मानते थे, जो कि इनका कितना है? तो इनका 74% यह इनका था। और सरकार के द्वारा इसे क्या गया? संरक्षण दिया गया, मतलब सिक्योरिटी दिया गया। मतलब इन सरकारी फैसलों से तमिल जनता नाराज हो गई। तमिल जनता कौन थी? तमिल जनता जो भारत से गए हुई थे 18%, यह नाराज हो गए। सरकार और राजनीतिक पार्टियां तमिल के खिलाफ काम करने लगी। तमिल लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, ठीक है। तमिल लोगों ने क्या किया? तमिल लोग मिलकर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, क्योंकि यहाँ पे कोई इनका सुन नहीं रहा था, तो इन लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई, ठीक है। तमिल लोगों की मांग क्या थी? अब इस बात को समझते हैं। जब पार्टी बनेगी तो जाहिर से यह सरकार से मांग की जाएगी। आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सिविक्स पढ़ रहे हैं, तो इतना तो समझ ही रहे होंगे। चलिए समझते हैं इसी को। तमिल लोगों की मांग क्या थी? तो तमिल को राजभाषा बनाना सबसे पहला मांग था उनका। शिक्षा और रोजगार में समान अवसर, सभी को समान अवसर दिए जाए, यह मांग था। अपना एक उग्र संगठन बनाया, जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स तमिल ईगल, ठीक है। तमिल लोगों ने जिस पार्टी का गठन किया उसका नाम क्या था? अगर आपसे नाम पूछ दे तो याद रखिएगा, ये नाम था लिबरेशन टाइगर्स तमिल ईगल।
इलम दोनों समुदायों के बीच में टकराव हो गया और गृह युद्ध छिड़ गया। यह गृह युद्ध क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। इस पे एक चैप्टर हम लाएंगे तो आपको समझाएंगे। अभी बस समझने पढ़ते चलिए, सब कुछ आपका डाउट क्लियर करेंगे। चलिए देखिए, यही गृह युद्ध छिड़ गया, ठीक है। इस पार्टी का गठन हुआ किसमें, तमिल इलम। इसी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया, तमिलों के द्वारा किया गया। अब है समझते हैं हम लोग कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, जरूरी क्यों है। ऊपर तो हम लोग देख लिए, कहीं बटा कहीं ही मिला अधिकार, कहीं नहीं मिला, लेकिन जरूरी क्यों है, क्यों लोग अधिकार मांग रहे हैं और सत्ता में साझेदारी जरूरी क्यों है। देखिए, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम होता है तथा राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा नैतिक तर्क। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगर आप ये ऐसा शब्द लिख देंगे एग्जाम में तो कसम से कह रहा हूँ एग्जामिनर का नंबर काटने का तो बहुत दूर की बात है, उसको एक्स्ट्रा नंबर देना पड़ जाएगा। जैसा जैसा मैं आपके लिए इस नोट्स लाया हूँ, अगर आप ऐसे ऐसे शब्दों का उसमें प्रयोग कर दे तो, ठीक है। आगे चलते हैं। लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोगों अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहेंगे, ठीक है। क्या है, सत्ता में लोगों की भागीदारी आवश्यक है और लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहेंगे। सही बात है। लोग का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए प्रशासन की शासन किस प्रकार हो, ठीक है। लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए। भाई उस राज्य में उन्हीं के लिए तो ही कानून बनाया जा रहा है, तो उनसे अब जिसके लिए हम कानून बनाएंगे उसी से नहीं पूछेंगे तो ये तो गलत है ना, ये तो तानाशाह हुआ ना। तो इसलिए यह सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। देखिए, मैंने बहुत प्रयास किया कि आपको आसान से आसान शब्दों में समझा सकूं। पूरा मैं किताब पढ़ के उसके बाद मैं नोट्स बनाता हूं दम उसमें से अच्छा चीज़ छांट कर, क्योंकि बुक इतना पढ़ना हमको पता है कि सब बच्चों के लिए आसान नहीं होता है, इतना ज़्यादा उसमें चीज़ दिया हुआ था। तो बस आप इस नोट्स पे विश्वास कीजिए, ये बहुत काम का नोट्स है, बहुत बच्चे इससे आगे निकले हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी इस चीज़ से जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इस नोट्स पे विश्वास कीजिए, बस मैं इतना ही बोलूँगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली किस प्रकार से, इसको किस प्रकार से। बड़े लोकतांत्रिक देशों में शासन का सफल संचालन और शासन में सभी व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सत्ता का विभाजन संविधान द्वारा कर दिया गया है, ठीक है। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब, बस नोट्स को हूबहू रट जाइएगा। इसमें इस चैप्टर से अगर कुछ भी पूछ दें, अगर नहीं आपको आए फिर आप हमको बोलिएगा एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। क्या किया गया, तो बड़े लोकतांत्रिक देशों में शासन का सफल संचालन हो, इसके लिए क्या गया, शासन में सभी व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई व सत्ता का विभाजन संविधान द्वारा किया गया। सत्ता के विभाजन का अर्थ होता है शासन के केंद्र का विभाजन। जब शासन का विभाजन केंद्र और उसके विभिन्न इकाइयों के बीच कर दिया जाता है तो सत्ता का विभाजन कहलाता है, ठीक है। समझ गए, सत्ता का विभाजन क्या कहलाता है। बहुत सारा मैंने परिभाषा बता दिया, अगर इसमें से आप कोई भी लिख देंगे तो आपका नंबर पूरा मिलेगा। चलिए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से सत्ता का सब विभाजन किया गया। तो देखिए, सबसे पहले है क्या, 3 लेवल ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। 3 प्रकार की क्या है, सरकार होती है। 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हमारे भारत में की गई है। सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, जिसे हम केंद्र बोलेंगे, ठीक है, जिसे हम केंद्र सरकार बोलते हैं, ठीक है, जो दिल्ली में, जिसके द्वारा क्या होता है, जो प्रधानमंत्री जिसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, जो अपने अपने हर क्षेत्र के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। यह उस राज्य का देखरेख करते हैं। यह पूरे देश का संचालन कौन करते हैं, तो यह यूनियन गवर्नमेंट करेंगे, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग अपने अपने स्टेट का करेंगे, ठीक है। यह स्टेट गवर्नमेंट, जैसे बिहार में नीतीश कुमार,
उत्तर प्रदेश में योगीनाथ, ये से ऐसे तो ये सब हो गया। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट किसको बोलेंगे, जो उस गांव जो उस स्टेट के भी अंतर्गत आते हैं। जैसे आप ग्राम पंचायत देखिएगा, मुखिया देखिएगा, वार्ड पार्षद है, ये सब क्या है, देखिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, पंचायत है, ये सब क्या आ गए, तो ये सब लोकल हो गए। लोकल मतलब उस एक गांव का विकास के कार्य को देखते हैं, एक मोहल्ले के विकास को कार्य को देखते हैं। ठीक है, यह क्या देखते हैं, यह एक गांव टोला का विकास के कार्य को देखते हैं, यह एक राज्य का नेतृत्व करते हैं, और यह क्या है, यह पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस 3 प्रकार की शासन व्यवस्था को समझ गए होंगे, जो कि अपने भारत में भी है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे है, सत्ता के ऐसे विभाजन को संघवाद भी कहा जाता है। एक स्तर की सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसमें राष्ट्रीय हितों से संबंधित विषय होते हैं, जिसे केंद्रीय सरकार कहते हैं। दूसरे स्तर की सरकार इकाइयों की होती है, जो राज्य सरकार के राज्य के हितों में काम करती है। ये सब मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद जिसे प्रांतीय सरकार या तीसरे स्तर की सरकार, जिसे प्रांतीय या राज्य सरकार कहते हैं। दोनों स्तरों की सरकार स्वतंत्र रूप से अपने हितों के लिए काम करती है। दोनों स्तर की सरकार अलग अलग रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि दोनों सरकार के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उन विवादों के निपटारे के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कि अगर दोनों किसके बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर किसी तरह का क्या हो गया, टकराव हो गया, तो इस टकराव को निपटाने के लिए कौन होगा, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जो क्या करती है, इन दोनों के झगड़ों का समाधान करती है। संघात्मक व्यवस्था में सरकार 2 स्तरों की होती है, वही एकात्मक व्यवस्था में एक ही स्तर की सरकार होती है। संघवाद के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती है, जिसके आधार पर ही हम चलिए देखते हैं। ये है संघवाद। समझते, कार्यपालिका के स्तर को हम लोग समझेंगे। देखिए, हम लोग समझ गए कि क्या होता है, एक केंद्र होता है, एक राज्य होता है। ठीक है, केंद्र में जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, फिर उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, पहले क्या होते हैं, राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, जो पूरे देश का संचालन करते हैं, फिर मंत्रिपरिषद व महान्यायवादी होते हैं। उसी तरह से एक राज्य के सबसे प्रमुख राज्यपाल होते हैं, जिसे हम लोग गवर्नर कहते हैं। दूसरा हो गया मुख्यमंत्री, जिसे हम लोग सीएम कहते हैं, व उनका मंत्रिपरिषद व महाधिवक्ता, ये पूरे देश का संचालन करते हैं। मैं कितने बार बता रहा हूँ आपको, और यह एक राज्य का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, संघवादी राज का निर्माण होती है, इसलिए संघवाद में निम्नलिखित दशाओं का होना अनिवार्य है। कई छोटे या बड़े राज्य हो, जिनके विभिन्न क्षेत्रों को संघ इकाइयों में बदला जाए। संघवादी राज्य में सम्मिलित होने वाले राज्य के बीच संस्कृति, सभ्यता व धर्म आदि में अधिक असमानता तथा भेद न हो। ठीक है, संघवादी का मतलब हो गया क्या, हाँ, संघ मतलब एक साथ मिलकर, तो एक साथ तभी मिल सकते हैं जब वहाँ पे क्या होगा, उनकी संस्कृति में, उनकी सभ्यता में, उसके धर्म, ये सब भाषा के आधार पर कोई ज़्यादा भेदभाव ना हो, तभी हम लोग एक साथ एक जगह रह सकते हैं ना। संघ में सम्मिलित होने वाले राज्य का इतिहास एक होना चाहिए। हाँ, तभी आप उनका जो इतिहास है वो एक होना चाहिए, नहीं तो दोनों अपने आप में झगड़ जाएंगे कि हम प्रमुख है तो हम प्रमुख है, हम बड़ा है तो हम बड़ा है। ऐसे भौगोलिक दृष्टि से राज्य के विभिन्न क्षेत्र में आपस में मिला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संघ में सम्मिलित होने वाला एक राज्य हिंद महासागर में हो और दूसरा अटलांटिक महासागर में स्थित हो। ठीक है, देखिए क्या कहने का तात्पर्य, ये शब्द मैं समझाता हूँ आपको।
कह रहा है भौगोलिक दृष्टि से राज्य के विभिन्न क्षेत्र आपस में मिला होना चाहिए। जैसे ये भारत है, मानकर चलिए भारत है, ठीक है, ये भारत में ये पूरा भारत का सीमा है, ठीक है। इस देश के अंतर्गत जो भी राज्य आ रहे हैं, ये सब राज्य क्या है, ये सब राज्य भौगोलिक दृष्टि से राज्य क्या हैं, एक दूसरे के सटे हुए हैं, ठीक है, एक सीमा के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संघवाद कहेंगे, ठीक है। मतलब मिलकर रहना है आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, तो इसको हम लोग संघवाद नहीं कहेंगे, ये सब स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इन राज्यों की आर्थिक व राजनीतिक हित परस्पर विरोधी ना हो, ठीक है। नोट्स में कुछ इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, उसे देखते हैं हम लोग। संघीय व्यवस्था की स्थापना के 2 तरीके हैं। प्रथम, कई स्वतंत्र राज्य मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाना, ठीक है। कई स्वतंत्र, संघीय का मतलब क्या, हमने बताया ना, संघीय का मतलब एक साथ, सबको एक साथ लेकर चलना, कोई अलग अलग ना हो, सबको एक, इसे हम लोग संघीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। दूसरा है एकात्मक सरकार, एकात्मक सरकार को संघात्मक सरकार में परिवर्तन करना, ठीक है। यह संघीय व्यवस्था का स्थापना का तरीका है। आगे हम लोग अगर देखें तो आगे है संघीय व्यवस्था या संघवाद की अपनी कुछ विशेषताएं होती है जो निम्नलिखित है। लिखित संविधान उसका होना चाहिए, ठीक है। संघीय व्यवस्था में एक लिखित संविधान होना चाहिए, यह संविधान निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आगे संविधान संशोधन की कठोर प्रक्रिया क्या है, संविधान के मौलिक प्रावधान कठोर होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर इकाइयों की सरकार को हमेशा डर बना रहेगा कि कभी भी उनकी शक्ति छीन सकती है। इसलिए क्या होना चाहिए, जो संविधान में संशोधन होते हैं, संशोधन का मतलब है कि संविधान में कभी कभी बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। तो बदलाव की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा कठोर होना चाहिए, मतलब तुरंत नहीं होना चाहिए, ताकि किसी भी संघ का क्या हो, अधिकार जो है वो छीना ना जा सके केंद्र के द्वारा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। संघात्मक सरकार में शक्ति की प्रधान होती है, ठीक है। केंद्रीय सरकार एवं इकाइयों की सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा होती है। अगर शक्ति का विभाजन नहीं होगा तो केंद्र और राज्य दोनों आपस में हमेशा क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे। इसलिए शक्ति का विभाजन होना आवश्यक है, तभी शासन संघात्मक चल पाएगी। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना होना चाहिए। संघात्मक सरकार में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका ही संविधान की रक्षक होती है। याद रखिएगा बच्चों, न्यायपालिका ही संविधान की रक्षक होती है। अगर कभी भी संविधान के द्वारा छेड़छाड़ किया जाएगा, आपके अधिकारों के द्वारा छेड़छाड़ किया जाएगा, तो आप कहाँ जाएंगे, न्यायपालिका के पास जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे, आप कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, और अपनी समस्या को बताएंगे। फिर क्या करेगी न्यायपालिका, अपना निर्णय लेगी, ठीक है। 2 स्तरों की सरकार। संघात्मक सरकार की प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसमें सरकार 2 स्तर की होती है, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। याद रखिएगा संघात्मक सरकार की क्या विशेषता है, तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे संघात्मक सरकार से आप क्या समझते हैं, तो ये सभी चीज़ आप बता दीजिएगा। फिर जो भी पूछने वाला आपसे सब होगा वो समझ जाएगी यह कहाँ से पढ़ा है। क्षेत्रीय विविधताओं को बनाए रखना संघात्मक सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। देश की एकता को बढ़ाना और उसको सुरक्षा प्रदान करना, ये क्षेत्रीय विविधताओं को बढ़ाए रखना। भारत में संघीय व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, थोड़ा हम लोग समझते हैं। अब भारत के बारे में देखते हैं। संविधान ने भारत को राज्य का संघ कहा है, ठीक है, भारत को राज्य का संघ कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये शब्द बड़े बड़े लोगों को पढ़ना होता है, लेकिन मैंने आपको आपके नोट्स में मैं ये सब चीज़ जोड़ दिया हूँ, ताकि आप अगर कभी लिखे तो मतलब कॉपी चेक करने वाला एग्ज़ाम में समझ जाए कि बच्चा में कितना टैलेंट है। इस शब्द का जरूर प्रयोग करिएगा। मैं इतना ही बोलूँगा आप लोग से।
संविधान ने भारत का राज्य का संघ कहा, मतलब कि भारत क्या है, भारत भी संघीय प्रणाली वाला देश है, भारत भी संघीय शासन वाला देश है। इसलिए संविधान में, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा, मतलब वह बिना राज्य के क्या है, अधूरा है, ठीक है, शोषित। उसके बाद भारत को राज्य का संघ कहा गया है। संविधान में केंद्र एवं इकाइयों की सरकार के बीच विधायिनी शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 सूचियां निम्नलिखित हैं, समझते हैं इन 3 सूची को। प्रथम सूची, द्वितीय सूची, प्रथम सूची में संघ सूची, द्वितीय सूची में राज्य सूची और तीसरी सूची में समवर्ती सूची आती है। इन तीनों को हम लोग समझते हैं, जो संविधान में इन तीनों को बांटा गया है। संघ सूची में क्या होता है, तो संघ सूची में केंद्र सरकार आती है। संघ सूची में राष्ट्रीय हित की विषय होते हैं। संघ सूची में क्या कितना रखा गया है विषय, 97 विषय आते हैं, जैसे देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, अन्वय संरचना व्यवस्था, युद्ध, शांति, मुद्रा, रेलवे आदि। ये सब क्या मतलब पूरे राष्ट्र के हित के लिए जो सोचेगा वह संघ सूची में आएंगे, ठीक है। पूरे राष्ट्र के हित के लिए कोई कार्य किया जाना चाहिए, ठीक है। वह राज्य सूची में, आसान भाषा में कहें तो वह राज्य के हित में कार्य करने वाले कोई भी काम हो जो राज्य के हित में हो, वह राज्य सूची में आएंगे। राज्य सूची में वैसे विषय सम्मिलित होते हैं जो केवल राज्य के हित में से संबंधित होते हैं और ऐसे विषयों पर केवल राज्य सरकार अर्थात इकाइयों को ही कानून बनाने का, निर्णय लेने का अधिकार होता है। राज्य सूची में कुल कितने 66 विषय आते हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या है, समवर्ती सूची में 97 विषय आते हैं, ये सब आपसे पूछ देगा, और राज्य सूची में 66 विषय आते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची क्या होता है, इसमें केंद्र व राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे, इसे समवर्ती सूची कहेंगे। जैसे इस सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिनका महत्व क्षेत्रीय व संघीय दोनों ही दृष्टि से है। समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए हैं, तो 47 विषय रखे गए हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा, वर्ण, ट्रेड यूनियन, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन आदि विषय आते हैं। ये सब विषय क्या आते हैं, समवर्ती सूची में, जिसमें राज्य भी इसमें अपना योगदान देगी और केंद्र सरकार भी अपना योगदान देगी इस सब में, इस सब विषयों पर। जो विषय इन तीनों सूची में नहीं आते हैं या कुछ ऐसे विषय जो संविधान बनने के बाद उत्पन्न हुए हैं, तो ऐसे विषय अपशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तथा भारतीय संघ में कुछ ऐसे भी इकाई हैं जो क्या है, जनसंख्या और क्षेत्र में बहुत छोटे हैं, जिनके दूसरे राज्य में विलय भी नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसी इकाइयों को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। ऐसे ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश आप जानते हैं, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत सारे पुडुचेरी ये सब केंद्र। चलिए ठीक है, दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दमन, दीव, पुडुचेरी, दादर और नागर हवेली ऐसे ही प्रदेश हैं जिसमें दिल्ली तथा पुडुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे नोट्स में है कुछ, भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाए जाने के पीछे तर्क। अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्यों भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई, इसके पीछे क्या कारण है, कुछ बताइए, तो सिंपल आप बताएंगे। देखिए इस चैप्टर से आपसे जितना ज़्यादा घुमा कर क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, चाहे वो एग्जाम में पूछा जाए या फिर कोई अपना परिवार में पूछ दे, आप पूरी तरह से इस नोट्स से इस चैप्टर का सारे तरह से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। मतलब पूरी तरह से मैं डाउट क्लियर कर देने वाला ये नोट्स बनाया हूँ। बस समझिएगा, वीडियो ना समझ में आए 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, उससे भी ज़्यादा समझ में ना आए तो कमेंट एक बार ज़रूर कीजिए। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं समझ पाऊँगा कि मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो फिर मैं कुछ और बदलाव करूँगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेताओं का विचार। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में जो नेता जुड़े हुए थे उनके विचार को समझकर क्या किया गया, संघीय व्यवस्था रखा गया।
विभिन्न क्षेत्र की पहचान एवं विविधता को बनाए रखने के लिए किया गया। संविधान सभा के निर्माण के अनुसार किया गया तथा संविधान को कठोरता का कारण कहा गया। भारत एक बड़ा राष्ट्र होने के कारण इसे क्या कहा गया, बनाया गया, संघीय व्यवस्था में बनाया गया। ठीक है, उसके बाद भारतीय संघात्मक व्यवस्था में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाला तत्व क्या क्या है, तो समझिएगा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाला क्या क्या तत्व है जो भारतीय लोगों में एकता की भावना उत्पन्न करे, तो सीधा आप लिख दीजिएगा क्या, भाषाई एकता होनी चाहिए, केंद्र व राज्य संबंध होना चाहिए, क्षेत्रीय राजनीतिक दल का उदय होना चाहिए, भाषा के आधार पर विविधता होना चाहिए। भाषा के आधार पर जैसे हम लोग बेल्जियम में देखें, हम लोग श्रीलंका में देखें कि भाषा के आधार पर क्या होगा, भेदभाव हो रहा था, वैसा नहीं होना चाहिए संघीय व्यवस्था में। भाषा आपका कुछ भी हो लेकिन एकता होना चाहिए, विविधता होना चाहिए, विकेंद्रीकरण का प्रवृत्ति होना चाहिए। उसके बाद क्या है, देखिए मैंने जो भी मुझे लगा, ये सब बुक से बाहर है, जो भी हमको लगा सब हम नोट्स में आपको लिखते चले गए ताकि आपको क्लास 10th में रहें, 12th में रहें या फिर किसी में रहे, इस टॉपिक से आपको कोई दिक्कत ना हो, मेरा यही प्रयास है। लोकतंत्र के द्वारा सामाजिक समूहों के बीच समन्वय स्थापित करना का साधन है। सामाजिक समूहों के बीच शक्ति का विभाजन करना। उसके बाद है कि सामाजिक समूहों के हितों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सामाजिक समूहों के बीच सामाजिक संतुलन बनाए रखना, वो सामाजिक समूहों को स्वतंत्रता प्रदान करना। यही सब क्या है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था का एक आधारभूत सिद्धांत है, लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है, संघीय शासन व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ज़्यादा इससे आपको लाभ मिलने वाला है, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, अगर कुछ भी इसमें समझ में ना आए तो एक बार कमेंट करना ज़रूर कोशिश कीजिएगा, कमेंट कर दें, और समझ में आए भी तो एक बार बताइएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मैं पता कर पाऊँ। क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद पूरी तरह से कई तरह के नोट बुक पढ़ने के बाद फिर मैं आपके लिए नोट्स बना पाता हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि मतलब अपने विचार को कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर रखें ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे कितने समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें, आपको यह PDF मिल जाएगा, आराम से आप पढ़िए और एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए और हमारे बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाए, यही हमारा कामना है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए विषय, एक नए टॉपिक में के साथ। जय हिंद, जय भारत।